गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक हमारा होगा आहार की संकल्पना। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे आहार की संकल्पना। ठीक है, देखिए आहार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जैसे हमको भूख लगती है या प्यास लगती है तो क्या करते हैं, भूख लगने पर जब हम कुछ चीज़ों को खाते हैं जो हमें क्या बोलती है प्रकृति से प्राप्त होती है, तो क्या करेंगे आहार के रूप में ही ले लेते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं जैसे रोटी होता है, सब्जी है, चावल है, दही, ये सब जो हम खाते हैं क्या होता है वो हम आहार के रूप में लेते हैं। तो हम आपको समझाएंगे कि अब आहार क्या है। ठीक है, तो व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। यानी व्यक्ति एक दिन में जितना भी भोजन ग्रहण करता है, भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, एक दिन का आहार कहलाता है। यानी व्यक्ति मतलब जैसे जो भी हो, जो हमारे दैनिक जीवन में यानी दिन रोज रोज जो हम खाते हैं, मतलब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं डेली, उस भोजन की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपने आहार कहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हमारा एक टाइम का आहार है। मतलब हमने सुबह सुबह में जो खाया, जैसे हमने सुबह में सब्जी पराठा खाया तो क्या होगा, वो हमारे एक टाइम का यानी एक मतलब ब्रेकफास्ट का क्या है, हमारे आहार है, एक टाइम का आहार है। ठीक है, चलिए हमने इससे पहले क्या जाना कि अब हम आहार किसे कहते हैं, यानी हमारा आहार क्या है। ठीक है बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, भोजन, यानी हम भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, भोजन जो चीज़ें आप खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होगा, आपका भोजन होगा। ठीक है, जैसे रोटी चावल ये सब क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसे हम भोजन के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो हम भोजन की एक परिभाषा आपको समझाते हैं कि वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, भोजन कहलाता है। मतलब इसका आप अर्थ समझिए क्या हो गया, मतलब जो भी हम ठोस या तरल भोज्य पदार्थों को खा रहे हैं, हम उस भोज्य पदार्थों को खा रहे हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, हम आसानी से खा सकते हैं, पी भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पचाने वाले अंग होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें आसानी से पचा सकते हैं। और पचने के बाद क्या होता है, शरीर में हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ऊतकों की क्या होती है, मरम्मत होती है। तो इन सभी क्रियाओं के बाद क्या होता है, हमें अगर कहें वो जो क्रियाएं सारी हो रही हैं उनसे क्या होता है, हम भोजन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हम वही चीज़ें खाते हैं चाहे वो ठोस हो या तरल हो, क्या होता है उन्हें खाने के बाद क्या होता है, हम आसानी से पचा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम भोजन आसानी से पचा भी सकते हैं, उनसे हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है और हमारे शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों के पोषण में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने बच्चों ने क्या समझा था, हमने समझा था कि आहार किसे कहते हैं और भोजन किसे कहते हैं। अब हम क्या जानेंगे, पोषण। ठीक है, कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पोषण का अर्थ, जिसमें क्या होता है, भोजन का पाचन, अभिशोषण, चयापचय है, जिसके द्वारा पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, पोषण का अर्थ अगर हम समझेंगे तो क्या समझेंगे कि भोजन का जब पाचन होता है, उसका अभिशोषण होता है, और जो चयापचय की क्रिया होती है, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम समझेंगे चयापचय। ठीक है, देखिए इसमें आपका एक शब्द दिया है क्या बेटा, चयापचय। ठीक है, तो हम क्या समझे, देखिए चयापचय को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, चयापचय को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया क्या होती है, केटाबॉलिज्म, और दूसरी क्रिया क्या होती है बेटा, एनाबॉलिज्म। ठीक है, दो क्रियाएं हो रही हैं। आपकी जो चयापचय की क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं। पहली को क्या बोलते हैं हम, केटाबॉलिज्म या अपचय बोलते हैं, और दूसरी क्या है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में हम क्या बोलते हैं, अपचय बोलते हैं। देखिए केटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो भोजन हम
ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, तो वो भोजन क्या होता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। भोजन क्या होता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचय या बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। फिर इसके बाद क्या क्रिया हो रही है, जब वह छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े क्या होते हैं, पोषण के रूप में क्या होते हैं, शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, पोषण के रूप में जब शरीर को प्राप्त हो जाते तो उन्हें क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म यानी अपचय की क्रिया। ठीक है। दो क्रिया होती है, यानी पोषण का, हम जो पोषण पढ़ रहे हैं, अब सोचिए कि हमें वो कैसे प्राप्त हो रहा है। ठीक है। पोषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पोषण हमें कैसे प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें हमने 3 क्रिया आपको बताया, इसमें पाचन भी हो रहा है, अभिशोषण भी हो रहा है तथा चयापचय भी हो रहा है। तो पाचन की क्रिया कब होती है, जब पाचन क्रिया कब होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कब होता है, जिसे हम चयापचय भी बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, 2 क्रियाएं होती हैं, आपको पहले ही समझा दी है। क्या होता है, एक होता है केटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, केटाबॉलिज्म में जब जब जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है, वह भोज्य पदार्थ जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, केटाबॉलिज्म बोलते हैं। वही क्रिया जब आगे बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, वो छोटे छोटे जो टूटे हुए पदार्थ होते हैं, उनसे क्या होता है, जब शरीर को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, शरीर का निर्माण होने लगता है, और क्या होता है, वो पोषक तत्व क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं और शरीर के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक हो जाते हैं। वही पोषक तत्व जब शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित करने के बाद क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हमें पोषण प्राप्त हो चुका है। ठीक है। ठीक है। इसकी हम एक परिभाषा भी समझेंगे। अब क्या हम परिभाषा समझेंगे इसके अनुसार, सुधा नारायण के अनुसार, कि इन्होंने क्या कहा कि पोषण क्या होता है। ठीक है। जिस सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करती है, जिस सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आहार के पाचन, अवशोषण तथा संग्रहण के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। देखिए इन्होंने समझा क्या दिया, कि जाहिर सी बात है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद जब पाचन की क्रिया शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया में आपको पढ़ाया है मैंने पहले ही, कि पाचन में क्या होता है, अनेक प्रकार के एंजाइम और रसायनों के मिश्रण से क्या होता है, पाचन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि जब सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के बाद क्या होता है, आहार का पाचन शुरू हो जाता है हमारे आमाशय में। जब आहार का पाचन शुरू हो जाता है, पाचन के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका अवशोषण होता है। आप भी जानते हैं कि भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है। आप जानते हैं अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में पाचन भी होता है, साथ में क्या होता है, अवशोषण भी होता है। तो क्या हुआ, हमने भोजन को क्या किया, पाचन किया। ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका अवशोषण शुरू हुआ। तो अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। हमने अवशोषण कर लिया, अवशोषण कर लिया तो संग्रहण किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका अवशोषण प्राप्त हुआ। हमारे शरीर को जितनी भोजन की आवश्यकता थी उतना क्या किया, हमारे शरीर ने ऊर्जा के रूप में क्या किया, अवशोषित कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ जो पदार्थ थे, जो भोज्य पदार्थ थे, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं थे, तो उनका क्या होता है, उनका संग्रहण होता है। तो अगर हम संग्रहण की बात करें तो संग्रहण हमारे शरीर में हमेशा कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है। अगर कोई भी भोज्य पदार्थ या कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अत्यधिक हो जाता है, तो जब वो अवशोषण का समय आता है, यानी जब वो ऊर्जा के रूप में हमें अवशोषित होना होता है, तो जब जितना शरीर को आवश्यकता उतना शरीर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, बची हुई ऊर्जा को या बचे हुए ग्लूकोज को क्या किया जाता है, हमारे यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक है। वही यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है, और जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है उसे शरीर द्वारा किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो संग्रहण की क्रिया को अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए कि हमने ग्लूकोज या मतलब हमने भोजन ग्रहण किया, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है बेटा। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना ग्लूकोज शरीर ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, उस ग्लूकोज की मात्रा क्या करती है, हमारे यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाती है। वही कहते हैं ना, जब हम 1-2 दिन भोजन नहीं करते हैं, अब लोग कहते हैं ना, जब हम 1-2 दिन उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते, तो वही जो हमारे शरीर में यकृत ने संग्रहित करके ग्लूकोज रखा हुआ था, वही ग्लूकोज क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित रहता है, यकृत में ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, हमारे यकृत में संग्रहित रहता है। वही ग्लाइकोजन क्या होता है, दोबारा ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। ठीक है। जब ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है तो हमारे शरीर को दोबारा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम 1-2 दिन भूखे भी रहते हैं तो हमें उतनी भूख
नहीं लगती। ठीक है बेटा, तो हम समझ गए कि पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पोषण के बारे में जान गए, हम इसके आगे जानेंगे कि पोषण के प्रकार कितने प्रकार के। तो ठीक है बेटा, वो हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।